सैलरी का लेक्चर 2 परक्विजिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 1 में आप लोगों ने अलावेंसेस के बारे में पढ़ लिया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट परक्विजिट। व्हाट आर परक्विजिट? सी, अलावेंसेस और परक्विजिट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है दैट परक्विजिट्स आर नॉन मॉनेटरी whereas allowances are monetary, which means सपोज करो तुम्हारे घर से तुम्हारा ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर, इफ़ योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू लेट्स से 5,000 तुम्हारा डेली कम्यूटेशन का, मतलब तुम 30,000 सैलरी भी कमा रहे हो और उसके साथ साथ 5,000 तुमको आने जाने का वो अगर खर्चा दे रहा है, दैट इज अलावेंसेस। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसने बोला कि देखो हमारे ऑफिस की बस चलती है, छोटी सी मिनी बस चलती है, तुम्हारे घर से होके सुबह 7:30 बजे जाएगी, तुम उसमें बैठ जाना। नाउ ही इज रादर देन गिविंग यू अ मॉनेटरी फॉर्म ऑफ अलाउंस, ही इज गिविंग यू अ नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ परक्विजिट। तो परक्विजिट का मतलब जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है। अब एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पैसा प्राप्त ही नहीं हो रहा है तो आप टैक्स किस पे लगा देंगे? लगाएंगे हम मार्केट के रेट से इस बेनिफिट का मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम पता करेंगे मार्केट में कि एक सिटी बस की प्राइस कितनी है और क्या उस सिटी बस की प्राइस निकल रही है या नहीं निकल रही है। फिर उसको हम उसी हिसाब से मॉनेटरी में कन्वर्ट करेंगे और टैक्स चार्ज करेंगे। अब देखो तुम लोगों के लिए परक्विजिट में केवल 2 परक्विजिट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट परक्विजिट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, इट इज़ अबाउट मोटर कार, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। एंड द सेकेंड परक्विजिट, व्हाट वाज द अदर वन? अभी बताया था तुम लोग को कि 2 परक्विजिट इंपॉर्टेंट है। I think it was rent-free accommodation. Yes, it was rent-free accommodation. तो 2 परक्विजिट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोटर कार और रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके अलावा परक्विजिट में ना, इसको अभी समझेंगे, इसके अलावा परक्विजिट में इसी साल एक नई चीज़ ऐड हुई है जो कि तुम्हें बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट है तो ये पूछा जा सकता है। एंड दैट इज़ कोविड-19 असिस्टेंस। मतलब कुल मिला के ये 3 परक्विजिट डीप में पता होने चाहिए। बाकी परक्विजिट का जनरल रूल होता है, दैट विल लुक इनटू इट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी परक्विजिट का जो जनरल रूल होता है, वो जनरल रूल क्या होता है। सी, अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ऑफ द परक्विजिट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने तुम्हें स्वीपर की फैसिलिटी दी हुई है, वॉचमैन की फैसिलिटी दी हुई है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटी तुम्हारे बच्चों को दी हुई है, ऐसे सारे ही केसेस में इनकी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और उस मार्केट वैल्यू को सैलरी में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। भाई देखो बात तो वही है ना, या तो कंपनी तुमको पैसा देती या कंपनी तुम्हारे बदले पैसा दे रही। ये जनरल रूल है। अब इस जनरल रूल में थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हमें ये 2 चीज़ों में देखने मिलती है, इसी को सीखेंगे। पर इससे पहले हम ज़रा समझ लेते हैं कि कोविड-19 असिस्टेंस का ये जो नया तुम्हारे बुक में ऐड हुआ है, ये क्या है। देखो, कोविड की 2 वेव्स आई। पहला वेव खतरनाक था, दूसरा तो जानलेवा था एकदम। कई ऐसी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कोविड, जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के परिजन, घर वाले कोविड से सफ़र कर रहे थे, उनको लम सम में पैसे दिए थे। जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, ठीक है, तो मिस्टर एक्स बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी जिंगल बेल में काम करते हैं। मान लो जिंगल बेल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल यूनिट में वो काम करते हैं। अब मिस्टर एक्स के जो फादर थे, मिस्टर जी, या जिसे तुम लोग जेड कहते हो, वो हो गए कोविड से पीड़ित। अब ऐसे केस में मिस्टर एक्स, जो कि कंपनी के बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है, ये याद रखने वाली बात है, हो सकता है वो मैनेजर हो सकता है वो सीईओ हो, उन्होंने कंपनी से बोला कि या तो आप मेरे को असिस्टेंस प्रोवाइड करिए या छुट्टी प्रोवाइड करिए।
ऐसे में कंपनी ने उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की, मॉनेटरी हो सकती है, हो सकता है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के पूरा खर्चा ही खुद ही दिया हो। इस असिस्टेंस का नाम दिया गया कोविड-19 असिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, अगर जिंगल वेल कंपनी ने इनको 10 लाख दे दिए, मान लो कि जाओ अपने पिता का इलाज कराओ, इस 10 लाख में से मिस्टर जी यानी इनके पिता के दवा में खर्च हुए 7 लाख और इनके पिता बच गए, तो एक्स्ट्रा कितना बचा है स्टूडेंट्स? 3 लाख। ये 3 लाख तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। यही है कोविड-19 असिस्टेंस का पूरा फिनोमेना। अब कोविड-19 असिस्टेंस क्लियर है, मतलब एनी सर्विसेज विच वाज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड फॉर हिज ट्रीटमेंट या द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, द अमाउंट विच वॉज रिमेनिंग इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इज दैट ओके? अब हम समझने चलते हैं मोटर कार और रेंट फ्री अकोमोडेशन के परक्विजिट की वैल्यूएशन किस तरह की जाती है। इज दैट ओके? इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस डाउन। Look at it. This is what RFA is about. RFA stands for Rent Free Accommodation. ये टेबल में चार्ट जितना है उतना ही तुम्हारा सिलेबस है, एंड टर्म या मिड टर्म जो भी है। Have a look at it. RFA यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है, फ्लैट, क्वार्टर, जो भी आप कहते हैं। 2 डाइवर्जन्स दिख रहे होंगे तुम्हें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अदर एम्प्लॉयज़। मतलब एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय में यहाँ एक डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को समझ के ही हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात समझिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार द्वारा दिया गया घर 2 हो सकता है, या तो वो घर फर्निश्ड हो सकता है या तो वो घर अनफर्निश्ड हो सकता है। फर्निश्ड या अनफर्निश्ड का मतलब क्या है? अनफर्निश्ड मतलब मेरी लग गई गवर्नमेंट जॉब, मुझे दिया गया घर, जब मैं घर में घुसी तो मुझे दिखा कि वहाँ पे फर्नीचर भी था, बेड भी था, टेलीविज़न सेट भी था, ऑडियो स्पीकर्स भी थे, मतलब एक नॉर्मल हाउस होल्ड के ज़रूरतों की सारी चीज़ें थी। अगर मैं तुरंत जाके घर के चीज़ों की शॉपिंग ना करूं तो भी मेरा काम बड़े आराम से चलेगा। दैट इज़ फर्निश्ड। फर्निश्ड इज़ मेड, फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड फर्निश्ड। तो जहाँ पे फर्नीचर पहले से मौजूद हो वो घर क्या हो गया? फर्निश्ड। मैं घर में गई और मैंने देखा कि इट वॉज जस्ट द स्पेस। अगर 2 BHK है तो 2 BHK, 2 bedrooms were there, 1 hall was there, 1 kitchen were there and restrooms were there. तो ये क्या हो गया? अनफर्निश्ड। कोई फर्नीचर नहीं था, नॉट अ सिंगल फर्नीचर वॉज देयर। तो ये क्या हो गया? अनफर्निश्ड। अब मतलब वहाँ पे मुझे अपना पैसा लगा के फर्नीचर खरीदना होगा और फर्नीचर लाना होगा। इज़ दैट ओके? अगर तो आपका घर अनफर्निश्ड है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सरकार आपको वो नियम बताएगी कि किस तरह से you being a government employee and being living in a unfurnished house, how you have to value your taxability of rent free accommodation. क्योंकि तुम अपना भी तो खर्चा करोगे, तो सरकार पूरा पैसा नहीं ना लेगी। भाई हमने इतना सामान, आपने अगर 12 लाख का मकान मुझे दिया था तो मैंने 8 लाख का खुद का सामान लाया है, तो कायदे से टैक्सेबल कितना बनाना चाहिए? 4 लाख। एक रफ आइडिया है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ और याद नहीं रखना है। इफ़ द होम इज़ अनफर्निश्ड, इफ़ द पर्सन इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट रूल्स विल डिफाइन, और ये हर साल बदलते हैं। जनरली छोटे मोटे चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं अगर फर्निश्ड है, और जनरली सरकार जो घर देती है वो फर्निश्ड ही होता है। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ अनफर्निश्ड, मतलब ये जो अमाउंट तुम लोग निकालोगे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, प्लस 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। जितना फर्नीचर रखा है उसका 10%, केवल 10%। क्यों? क्योंकि फर्नीचर डिप्रिशिएट होते हैं बहुत जल्दी। तो ये बात बड़ी लाजमी है कि कोई एक फर्नीचर हम ये मान के चलें कि 5 से 6 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा एज़ पर द डेप्रिसिएशन रूल। तो फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है उसका 10% में से घटा देंगे अगर एम्प्लॉय ने कुछ फर्नीचर खुद मंगाया है, खुद खर्चा किया है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ accommodation. Is that okay? Let's move on to other employees. Other employees में आपके सिलेबस में केवल क्या है? Unfurnished. Other employees का भी furnished का रूल होता है,
आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। अगर ये जो आपने घर ले रखा है, आप एक प्राइवेट नौकरी में, बात याद रखना, प्राइवेट में हो आप और आपने घर ले रखा है अनफर्निश्ड, तो अगर घर अनफर्निश्ड है तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो घर एम्प्लॉयर द्वारा ओन किया गया है, या तो वो खुद एम्प्लॉयर द्वारा किराए पर लिया गया है। अगर वो घर एम्प्लॉयर द्वारा ओन किया गया है तो आप देखेंगे कि जिस शहर में आपको घर दिया गया है उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू बनेगी आपके सैलरी की 15%। अगर उस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा मगर 25 लाख से कम है तो आपका बनेगा 10% ऑफ सैलरी। और अगर वो शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है तो 7.5% आपके सैलरी का बनेगा वो हिस्सा जो आपके RFA में इंक्लूड किया जाएगा। पर अगर वो घर एम्प्लॉयर द्वारा ओन नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉयर द्वारा भी किराए पर लिया गया है, हायर किया गया है, तो इनमें दोनों में से जो कम होगा वो आपका RFA का परक्विजिट माना जाएगा। या तो आपकी सैलरी का 15% या तो जो एक्चुअल हायर परचेज के चार्जेस हैं, इनमें से जो कम होगा वो आपकी परक्विजिट के वैल्यू में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये था RFA। जल्दी से बढ़ते हैं हम मोटर व्हीकल की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी जो आपको बोर्ड पे विजिबल है वो मोटर कार के परक्विजिट का उतना ही सिलेबस है जितना आपको पढ़ना है, जितना आप में आएगा, ना कि पूरा आएगा। दिस इज़ द ओनली थिंग विच विल बी कमिंग। प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। स्टॉप राइटिंग स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू टाइम। सी, मोटर कार में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो अगर एक ही कार है जो एम्प्लॉयर द्वारा ओन किया गया है, या तो एक से अधिक कार है जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एम्प्लॉयर इज ओनिंग द कार, हियर ही इज गिवन द कार टू द एम्प्लॉय विच इज़ मोर देन वन। पहले ये समझते हैं क्योंकि वो तो बहुत छोटा है। अगर एम्प्लॉयर एक कार ओन करता है, एम्प्लॉय को देता है, तीन तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। या तो पूरी तरह से वो पर्सनल इस्तेमाल कर रहा है, अपने घर जाना, मूवीज़ जाना, रेस्टोरेंट जाना, घर के ग्रॉसरी की शॉपिंग या कुछ भी, ही इज़ यूजिंग इट एंटायरली फॉर हिमसेल्फ या हर सेल्फ। या फिर पूरी तरह से वो ट्रैवलिंग में है, ऑफिस में वो जिस पोजीशन पे है वहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो वो पूरी तरह से ट्रैवलिंग के पर्पज़ से यूज़ कर रहा है। या फिर मिक्स्ड यूज़ है, दोनों कर रहा है, अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, उसी कार को ऑफिशियल काम के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर तो फुली पर्सनल है, ही इज़ यूजिंग इट ओनली फॉर हिमसेल्फ या हर सेल्फ, एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस, मतलब उस कार को रनिंग या मेंटेनेंस के लिए जो एक्चुअल खर्चा लगा है वो, प्लस रेम्यूनरेशन ऑफ ड्राइवर। तुम्हारी बुक में शॉफर लिखा है, इनकम टैक्स में शॉफर लिखा है, शॉफर मीन्स ड्राइवर, तो ड्राइवर की जो पगार है महीने की वो, एंड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम से उस कार का जो डेप्रिसिएशन है, ये सारी वैल्यू जब आप जोड़ देते हो तो आपको क्या प्राप्त होती है? कार की वो वैल्यू जो एक्चुअली में इन्वॉल्व्ड है, किसमें? एक्चुअली में इन्वॉल्व्ड है आपके कार को चलाने के लिए, जो परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी। इज दैट ओके? अगर फुली ऑफिशियल है तो वो तो कुछ फ़ायदा ले नहीं रहा है, तो फिर क्यों उसकी परक्विजिट मानोगे? तुम्हारा ट्रैवलिंग का जॉब है और वो उसी ट्रैवलिंग के जॉब के लिए तुमने उसको गाड़ी दे रखी है, तो वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, वो कहाँ तुम्हारी गाड़ी का अनुचित उपयोग तो नहीं कर रहा वो। तो ऐसे में परक्विजिट वैल्यू पीवी क्या मानी जाएगी? निल। कहानी कहाँ आती है? अगर वो मिक्स्ड यूज़ कर रहा है, बहुत ध्यान से देखो, मतलब वो ऑफिस के लिए भी यूज़ करता है और पर्सनल के भी यूज़ करता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखना है, क्या उस गाड़ी की रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय द्वारा देखी जा रही है या एम्प्लॉयर द्वारा देखी जा रही है? अगर एम्प्लॉयर द्वारा देखी जा रही है तो कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा, और अगर एम्प्लॉय द्वारा देखी जा रही है तो कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर और अब पैसा दे रहा है ना कार को मेंटेन करने का। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर वो स्मॉल कार है, हैचबैक जैसी कार है, इनकम टैक्स ने माना है कि अगर आपके गाड़ी की सीसी लिमिट 1.6 लीटर से कम है तो वो स्मॉल कार है।
तो यदि आपकी गाड़ी स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ, पर अगर वो लार्ज कार है मतलब 1.6 लीटर से सीसी लिमिट अधिक है तो 2400 पर मंथ, और अगर ड्राइवर है तो दोनों में 900 पर मंथ एज अ ड्राइवर की सैलरी जोड़ लीजिए। इज़ दैट ओके? बात आगे बढ़ाएं। पर अगर ये खर्चे एम्प्लॉई द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, मिक्स ड्यूज के सारे खर्चे एम्प्लॉई द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, तो स्मॉल कार में वही 1.6 लीटर से कम 600 पर मंथ आपको मान के चलना है, क्योंकि वो और भी तो खर्चे कर रहा है ना, तो उसको कितना टैक्सेबल करोगे। और अगर लार्ज कार है तो 900 पर मंथ। यहाँ पे ड्राइवर क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो सारे खर्चे मैनेज कर रहे हैं तो ये बात भी जाहिर है कि हो सकता है वो ड्राइवर खुद ही को मैनेज कर रहा हो, ड्राइवर को भी तो अपनी पॉकेट से पैसा दे रहा है ना, तो वो पैसा भी दे रहा है और तुम ड्राइवर की वैल्यू भी लोगे नहीं, नॉट पॉसिबल। इज दैट ओके? और अंतिम बात, अगर कार एक से ज़्यादा है और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के लिए दी गई है कि ये कार लो ऑफिशियल यूज़, ये कार लो प्राइवेट यूज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में ऐसा होता है, जितना वो गाड़ी जो पूरी तरह से पर्सनल यूज़ के लिए वो इस्तेमाल करे केवल वो परक्विजिट में टैक्सेबल की जाएगी। मैंने बोला एक से ज़्यादा गाड़ी देगा तो जनरली मान के चलो 2 देगा, एक ऑफिशियल एक पर्सनल, तो जो पूरी तरह ऑफिशियल है वो तो नील ही हो जाएगा ना, बचा क्या पर्सनल, तो उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल कर लो, इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स परक्विजिट तुम्हारा ख़त्म हुआ। 3 ही चीज़ें परक्विजिट का तो डेफिनेशन समझ गए तुम, छोटी छोटी वैल्यूएशन मैंने अभी बताई स्टार्टिंग में, सर्वेंट का क्या करोगे, गार्डनर वगैरह का सारा कुछ टैक्सेबल करोगे, और मैंने 3 परक्विजिट को समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार और कोविड-19 असिस्टेंस। लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया सैलरी का। सैलरी में बस एक और लेक्चर है और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।